हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज पुलकी शर्मा। हमने कल 11th क्लास का फिजिकल वर्ड चैप्टर कवर किया था, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स किस टाइप से नेचर से कनेक्टेड है उसके बारे में पढ़ा था। उसके लॉज, जितने लॉज थे उसके बारे में हमने स्टडी की थी। कितने फिनोमेनास को कितने लॉज में कन्वर्ट करने के बारे में हमने स्टडी की थी, वो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि उसके लिए फिजिक्स कितनी इम्पोर्टेंट है, मतलब नेचर के लिए फिजिक्स क्या है। हमने देखा था कि लॉज कैसे फिजिक्स के अंदर लगते हैं। हमने ये देखा था कि कितने फिनोमेनास को लॉज में कन्वर्ट किया हमने। तो हमने ये चीज़ें किसमें देखी थी? पार्ट फर्स्ट में देखी थी। और हमने देखा था कि हम सेकंड पार्ट में स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और इसके जितने भी नेचर में फोर्स वर्क करते हैं वो हम पढ़ेंगे। मतलब हम आज स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इसके जो फोर्सेज हमारे नेचर में वर्क करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप एक चीज़ देखो, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप का मतलब क्या होता है कि चीज़ें कितनी हमने पढ़नी है या कितनी हम पढ़ सकते हैं। स्कोप का मतलब होता है, हम बोलते हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, इस चीज़ में बहुत कम स्कोप है। तो हम बोलते हैं स्कोप का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की इनिशियल से लेके फाइनल तक, मतलब प्रारंभ से लेके अंतिम तक उसकी लिमिट क्या होगी, वो उसका क्या होता है? स्कोप होता है। उसके मेजरमेंट्स कितने होंगे। मेजरमेंट्स के लिए हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ की लेंथ के बारे में जानना होगा। अगर मास है तो मास के बारे में जानना होगा, और कितने टाइम में मूव कर रहा है उसके बारे में जानना होगा। मतलब अगर मिनिमम चीज़ों में डायमेंशंस की बात की जाए तो हम बोलेंगे अगर उसके पास हमारे पास टाइम है, मास है और लेंथ है, अगर हमें तीनों चीज़ें पता हैं तो हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मतलब जितने फिनोमिनाज हैं, जितने डायमेंशंस हैं, जितने मेजरमेंट्स हम करेंगे वो किसके अंदर आएगा? स्कोप के अंदर आएगा। तो हम देखो स्कोप का मतलब समझो। स्कोप का मतलब ये होगा कि इनिशियल से फाइनल तक जो चीज़ें हमने कवर करनी है वो चीज़ें क्या है उसकी, वो उसका क्या है? उसका स्कोप है। जैसे हमने बोला कि 8th क्लास से लेके 12th क्लास के अगर आप फिजिक्स पढ़ लोगे तो आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आपकी 8th क्लास क्या हुई? 8th क्लास आपकी इनिशियल पोजीशन हुई और 12th क्लास आपकी फाइनल पोजीशन होगी, जिसके बीच में आपने क्या कर दी? फिजिक्स कवर कर ली। तो ये क्या हो गया? एक आपका स्कोप हो गया कि 8 से 12 तक मैं फिजिक्स पढ़ लूंगा तो मेरी फिजिक्स बेसिक कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज द स्कोप, मतलब ये आपका स्कोप है। तो स्कोप के लिए हम उसकी लेंथ, मास और टाइम, ये तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं। इन तीन चीजों को हम मेजर करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी पोजीशन, सबसे हाईयर पोजीशन, सबसे छोटा मास, सबसे हाईयर मास, सबसे कम टाइम, सबसे ज्यादा टाइम, ये तीनों चीजें हम देखेंगे। उससे पहले स्कोप की थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल स्प्रेड ऑफ फिनोमिनास, डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स व्हाट वी स्टडी इन फिजिक्स। फिनोमिना हम बता चुके हैं, जो चीजें हम बोलते हैं, जो हम चीजें हम प्रूव करते हैं, जो चीजें हम हमारे लाइफ में मैटर करती हैं, वो क्या है? फिनोमिनास हम बोलते हैं। हमारे डायमेंशन जो होते हैं, मैंने बताया था डायमेंशन के लिए हम बोलते हैं कि जी हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? लेंथ, मास और टाइम, और उसके मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए भी हमें क्या होती है? लेंथ। हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने कोई चीज़ सिलवानी है तो हम क्या कहते हैं? इसको पहले मेजर तो कर लो फिर सिलवाओ। तो मेजरमेंट्स क्या है? उसकी चीज़ों को, उसको नापना। उस डायमेंशन क्या है? उन चीज़ों को मास, लेंथ और टाइम में कन्वर्ट करना, उन तीनों चीज़ों में कन्वर्ट करना, जो हम अगले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में कवर करेंगे। तो ये क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? जिसके फिनोमिना, डायमेंशन, मेजरमेंट को हम कवर करेंगे, वो क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? अब स्कोप ऑफ फिजिक्स में देखो, अब लेंथ में, मास में और टाइम में कवर होगा। अब मैंने बोला स्कोप इन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसका साइज कितना माना गया? 10⁻⁻15 मीटर। मीटर लेंथ के लिए मेजर करेंगे तो हमने बोला सबसे छोटी लेंथ की जो चीज होगी वो क्या होगी? 10⁻⁻15 मीटर। ये स्कोप है फिजिक्स की लेंथ के लिए कि 10⁻⁻15 मीटर स्कोप है। इससे नीचे हम नहीं जा सकते। और वो किसके लिए है? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। और साइज ऑफ यूनिवर्स 10⁻26, मतलब 10⁻26। इसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड। ये एस्टिमेटेड है। अब हमने क्या बोला? हमने एक चीज सोची। देखो हमने बोला कि सबसे पहले न्यूक्लियस के लिए हम बोलेंगे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर स्टार, फिर ऐसे करके करते करते पूरी अर्थ, फिर यूनिवर्स। मतलब चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो मतलब सबसे पहले सबसे छोटा हमने क्या लिया? इलेक्ट्रॉन, और बाद में क्या आया? यूनिवर्स। एस्टिमेटेड कितना हो गया? 10 के आगे 26 जीरो लगी हैं। इसका लेंथ कितना माना है? 10 के आगे 26 जीरो। इतनी बड़ी हमारी यूनिवर्स है, वो भी एस्टिमेटेड।
हमने एस्टिमेटेड किया 10⁻26 मीटर। अब देखो इसी यही चीज में हो गया हमारा लेंथ में कितना मान लिया यूनिवर्स को 10⁻26 मीटर, और इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे कम क्या है 10⁻15 मीटर, ये हमारी क्या होगी लेंथ। अब मास में देखते हैं, मास में भी देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है 10⁻30 किलोग्राम, 10⁻30 किलोग्राम। थोड़ा आप ध्यान रखना, मास की यूनिट क्या मानी है हमने किलोग्राम, और लेंथ की हमने यूनिट क्या मानी है मीटर, ये हमारे आगे काम आएगी। तो मास के लिए हमने क्या बोला 10⁻30 किलोग्राम, ये क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए है, मतलब सबसे मिनिमम मास किसका है इलेक्ट्रॉन का, कितना है 10⁻30 किलोग्राम, और मैक्सिमम किसका है यूनिवर्स का 10⁻55। तो 55 क्या है यूनिवर्स का मास है, और 10⁻33 क्या है ये इलेक्ट्रॉन का मास है, वो भी सबसे कम। तो अब इसका स्कोप क्या हो गया 10⁻55 हाईएस्ट और 10⁻30 लोवेस्ट। तो ये क्या है इसका लोवेस्ट किसका है 10⁻30 और 10⁻55, मतलब हम 10⁻30 तक जा सकते हैं और 10⁻55 से ऊपर नहीं जा सकते। ये इसका क्या हो गया स्कोप हो गया। अब टाइम में चेक करेंगे 10⁻22 से 10⁻18 सेकंड। जैसे हमने बोला कि 1 मिलीमीटर प्रकाश की किरण मतलब लाइट ऑफ रे को आने के लिए 10⁻22 सेकेंड लगते हैं मानते हैं, नहीं है होता है 1 मिलीमीटर के लिए हम मानते हैं। तो 10⁻22 सेकेंड में एक लाइट की रे आती है, लाइट की रे से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, लाइट की रे सबसे मिनिमम है, तो ये कितना हो गया 10⁻22 सेकेंड, और ये कितना हो गया 10⁻18 सेकेंड, मतलब मिनिमम कितना हो गया 10⁻22 और मैक्सिमम कितना हो गया 10⁻18 सेकेंड। तो इसका स्कोप देखो क्या है, मिनिमम कितना है 10⁻2, 10⁻22, 10⁻18। अब देखो एक चीज समझो, हमने बोला कि मिनिमम जो चीज है वो -30, -22, -15, इससे हम नीचे जा सकते हैं तो नहीं जा सकते, इसके नीचे हम एस्टिमेटेड नहीं कर सकते। इसकी चीजें जो भी होंगी अपर ही होंगी, इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, मतलब 10⁻26 से ऊपर नहीं जा सकते, 55 से ऊपर नहीं जा सकते, 18 सेकंड से ऊपर नहीं जा सकते। फ्यूचर की बात नहीं, अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें ये चीजें प्रूव्ड है, ठीक है। तो स्कोप आपको समझ आया कि ये 10⁻30 से 10⁻55 हमारी एक लिमिट है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो ये क्या है हमारा स्कोप है, मतलब इसके अंदर हमारा स्कोप छिपा हुआ है। मतलब जैसे मैंने बोला कि किसी भी शॉप के अंदर आप चले जाओ, या किसी मार्ट विशाल मेगा मार्ट या किसी मार्ट में चले जाओ जिसमें हमें सारी चीजें मिल जाती हैं, तो हमारा स्कोप क्या है कि हम छोटी से छोटी चीज भी वहां से ले सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज भी ले सकते हैं। तो वो जो मार्ट है उसमें हमारा मतलब एक स्कोप है, उसमें छोटी से छोटी चीज भी मिलेगी और बड़ी से बड़ी चीज भी मिलेगी। ये क्या है एक स्कोप है। इसी तरह से इन चीजों में ये एक तरह का क्या है स्कोप है, यहाँ पे हम इतनी चीजें मतलब हम मेजर कर सकते हैं, ये इसका क्या स्कोप है। अब देखो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि 3 चीजें होती हैं, एक तो माइक्रोस्कोप होता है, एक मैक्रोस्कोप होता है। पहले 2 चीजें समझो। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा, जो छोटी चीजों को हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे हम हमारी चीजों को जो आंखों से चीजें नहीं दिखती बहुत छोटी होती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसके लिए हम लेंथ मान लेते हैं 10⁻⁻6 और उससे भी छोटा होता है। और वहीं आता है मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं आंखों से, हमें मतलब आंखों से दिख जाता है। मैक्रोस्कोप के लिए हम क्या बोलते हैं, जो लेंथ होती है वो 1 मीटर तक होती है। मतलब मैक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो माइक्रोस्कोप है उसको हम आंखों से नहीं देख सकते, मेजरमेंट में बात करें तो आंखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और माइक्रोस्कोप में हमें आंखों से देख सकते हैं, इसकी लेंथ हमारे कितनी होती है 1 मीटर, और इसकी होती है 10⁻⁻6 मीटर। अब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स 10,000 50,000 मॉलिक्यूल्स को लेके हमने जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए थे, उसके लिए एक मेजरस्कोप को भी यूज करते हैं, जिसके लिए हम इन दोनों का यूज ना करके 10,000 50,000 अगर यूज करना हो, उसको माइक्रोस्कोप से थोड़ा बड़ा होता है, पर ऐसा नहीं है कि मैक्रोस्कोप से दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं मेजरस्कोप। इसका एक इन्वेंशन है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से बना है। अब इनको सारे तीनों को हम क्या बोलते हैं, इनको डोमेन्स बोल सकते हैं, मतलब इसको एक छोटा नाम बोलें तो डोमेन्स में माइक्रोस्कोप और मैक्रोस्कोप को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप मतलब जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, मैक्रोस्कोप जिसकी लेंथ कितनी होती है 1 मीटर या उसके बराबर होती है, उसको हम आंखों से देख सकते हैं।
ठीक है, ये हमारी चीजें होगी स्कोप के अंदर आगे, मतलब इस स्कोप के अंदर ये एस्टिमेटेड होती हैं। इसके बाद टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब ये एक्साइटमेंट क्या होती है, हम किसी भी चीज को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला मैं आज जयपुर जाऊंगा बाय बस या एरोप्लेन या बाइक, तो हमने क्या बोला, मैं एक्साइटेड हो गया, मैं जयपुर जा रहा हूँ बाई बस या कुछ बाइक से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं बाइक से जा रहा हूं तो किसी मशीनरी से जा रहा हूं, किस बस में मशीनरी से जा रहा हूं, एरोप्लेन में भी मशीनरी से जा रहा हूं। मतलब कहने का मतलब फिजिक्स के लॉज जहां पर वर्क करेंगे, फिजिक्स के नियम जहां वर्क करेंगे, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट जहां वर्क करेंगे, वो उसका क्या होगा, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स होगा। मतलब जिस मशीन्स में फिजिक्स का नाम आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। कैसे, अब देखो, अब कई चीजें क्या होती हैं फिजिक्स से रिलेट करती हैं। जैसे हमारे जो हमारे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये चीजें सारी क्या फिजिक्स से रिलेट करती हैं। इसके लिए कैसे, अब देखो, अब मैंने बोला किसी भी रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियर के लिए, एटम के लिए, रिएक्शन बॉन्डिंग के लिए, बाइंडिंग एनर्जी के लिए, ये कहाँ यूज होंगी, ये फिजिक्स के थ्रू किसमें यूज होती है, केमिस्ट्री में यूज होंगी। उसी टाइप से बायोलॉजी में हमने अभी 2 मिनट पहले एग्जाम्पल पढ़ा है, क्या, माइक्रोस्कोप। अगर बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो हम चीजों को देख ही नहीं पाएंगे। इतनी माइन्यूट चीजें होती है, इतनी मिनिमम चीजें होती है कि हम उसको देख ही नहीं पाते। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। मतलब जो इक्विपमेंट्स फिजिक्स की सहायता से या फिजिक्स की लॉज से बनते हैं, वो इक्विपमेंट क्या होते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के अंडर आते हैं। मतलब हमारे लॉज जिसमें वर्क करते हैं, फिजिक्स के लॉज जिसमें वर्क करते हैं, वो किसमें आते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में आते हैं। थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं प्लीज। द डिस्कवरीज एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। मतलब डिस्कवरी जो हमारी होती है, एक्सपेरिमेंट जो हम यूज करते हैं और उनके प्रिंसिपल जो फिजिक्स में वर्क करते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर आते हैं। वापस समझो, द डिस्कवरीज एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। मतलब जो डिस्कवरी हो रही है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो अगर फिजिक्स में काम कर रहे हैं और फिजिक्स में लग रहे हैं, तो वो किसके अंदर में आएगा, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर आएगा। जैसे अभी बात करी, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, एरोप्लेन, हर चीज में हमें फिजिक्स के रिक्वायरमेंट, फिजिक्स की यूज होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होगा, इसमें बर्नौली प्रिंसिपल के यूज होगा, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होगा। मतलब जहां जहां फिजिक्स के लॉज वर्क करते हैं, एरोप्लेन में हमें पता है कि एरोप्लेन में एक इंसान को बैठ के कितना उड़ाना है और 100 जनों को उड़ा के कितनी वेलोसिटी से उड़ाना है, कितने मास से ऊपर लेके जाना है, कितने फोर्स से ऊपर लेके जाना है, इसके लिए क्या है, फिजिक्स के लॉज वर्क करते हैं। तो फिजिक्स के लॉज जहां यूज होते हैं वो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के अंडर में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब जैसे हमने बोला कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्या होता है, बॉलर बॉल स्विंग करवाता है। एक इसमें और एक चीज अगर ऐड करना चाह रहे हो तो आप स्पोर्ट्स भी ऐड कर सकते हो। ये भी एक क्लिक करा मेरे को, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे बॉलर बॉल करवाता है, बॉलर बॉल करवाता है तो बॉल को स्विंग करवाता है, तो हाथों को कितना घुमाना है, हवा की डायरेक्शन देख के कितने मूव करवाना है। कोई तैराक ऊपर से कूदता है तो वो घूमता हुआ कूदता है ताकि उसको चोट ना लगे, तो कितनी बार उसने मूव करना है, कितनी बार किस शेप में घूमना है और किस शेप में गिरना है, ये किसके अंदर आएगा, इस फिजिक्स के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग हम प्रूव करते हैं। तो समझ आई, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, बस द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। मतलब अभी आप देखो इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, ये फिनोमिना पे वर्क करता है, ये प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। मतलब हमारे जो फिनोमिना है वो क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, और ये प्रिंसिपल क्या है, जो हमारे प्रिंसिपल हमने बनाए हैं उन पे जो वर्क करता है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं उन पे जो वर्क करता है। मतलब एरोप्लेन बन चुका है, टीवी बन चुका है, मोबाइल बन चुका है, तो एक्सपेरिमेंट जो हमने क्रिएट कर चुके हैं उन पे जो वर्क करता है वो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। बॉल स्विंग होती है, स्विम वाला तैराक ऊपर से छलांग लगाते हैं, तो स्विम कैसे करते हैं, हर चीज क्या है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने काम करा है। अब देखो, अब इन चीजों को देखते हुए साइंटिस्ट ने सोचा कि नेचर में हर चीज को धक्का लगाती है या फोर्स लगाती है, और हर चीज के लिए अलग अलग फोर्स वर्क करता है। तो इसके लिए हर साइंटिस्ट ने सोचा कि 1000 फिनोमिना के लिए 1000 फोर्स बनाने के लिए 1000 फोर्स बनाना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला जो जो चीजें आपस में रिलेट करती हैं उन चीजों को हम बनाते हैं, मतलब उन चीजों के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कोई चीज, जैसे ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने नीचे गिरना स्टार्ट किया
तो ये नीचे गिर गया। इस पार्टिकल को मैं नीचे गिरना स्टार्ट किया, ये पार्टिकल गिर गया। इस पार्टिकल को मैं नीचे गिरना स्टार्ट किया, ये पार्टिकल गिर गया। अब हमें पता लग रहा है कि किसका मास ज्यादा है और किसका मास कम है, किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है। पर हमें ये जरूर पता है तीनों में मास है तभी वो नीचे गिर रहे हैं, तीनों में मास है तभी वो नीचे गिर रहे हैं। तो मतलब अगर हम ये बोलें कि जिस बॉडी में मास है वो नीचे आएगा, जिस बॉडी में मास है वो नीचे आएगा, तीनों में मास है तीनों नीचे आ रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं जिस बॉडी में मास है वो नीचे आएगा। तो सभी ने बोला हाँ, जिस बॉडी में मास है वो नीचे आएगा। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। अब जितने भी मास वाली बॉडीज थी वो डाउन में आएगी, नीचे आएगी, ऊपर तो नहीं जाएगी, नीचे आएगी। हाँ, वो आगे जब धप्पा खाएगी तब वो आफ्टर रिएक्शन के बाद ऊपर आएगी, पर ऊपर से तो नीचे आएगी। वो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स हमने बोला कि हम चल रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, तो उसमें वो जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। कैसे? जैसे हम चल रहे हैं, इसको इरेज कर रहा हूं एक बार, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हमने बोला ये हमारे पैर हैं, हम आगे मूव कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? जमीन को जो सरफेस है उसको क्या करते हैं? पीछे की ओर धक्का लगाते हैं ताकि हम आगे चल सकें। मतलब हम पीछे धक्का इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम आगे चल सकें। तो मतलब ऐसा बोला गया कि हम जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो पीछे की ओर धकेलने के लिए कौन सा फोर्स वर्क करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब हम बोलेंगे कि अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि दोनों की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है। मतलब दोनों की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है कि आप इधर जा रहे हैं तो आप इसको इधर धक्का मारेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही बोली, हम आगे जाएंगे तो हम पैर को पीछे धकेलेंगे, मतलब पैर को पीछे करेंगे, उसके ऑपोजिट जाएंगे। वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। साइंटिस्ट कहते हैं हाँ सही बोल रहे हो कि आप पीछे धक्का लगाओगे, चाहे बाइक के लिए बोलो बाइक पीछे जाएगी, तो ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या बोला कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो बैकवर्ड में एक फोर्स वर्क करना पड़ेगा, मतलब आगे किए जा रहे हैं तो पीछे की ओर एक धक्का लगाना पड़ेगा। धक्का वो महसूस इसलिए नहीं होता, जितना हम रिएक्शन और लगाते हैं उतना हमें एक्शन मिलता है। तो हम बहुत नॉर्मल चलते हैं तो हमें वो एक्शन और रिएक्शन इतना हमारे पता नहीं लगता। तो वो आप फ्रिक्शन के चैप्टर में अलग से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अब स्टार्टिंग में इतने फोर्स हैं इसलिए आराम से थोड़ा बताया जा रहा है। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है कि किस तनाव, हिंदी में बोले तो तनाव, किसी रस्सी को हम खींचते हैं तो उसमें क्या होता है? जो टेंजेंशियल मतलब टेंशन आता है वो क्या है? टेंजेंशियल फोर्स है। वो क्या है? टेंजेंशियल फोर्स है। उसकी उसी टाइप में बोलेंगे बाइंडिंग फोर्स इन नट बोल्ट। नट बोल्ट को कसते हैं या खोलते हैं, उसके लिए जो एनर्जी या फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है? बाइंडिंग फोर्स। अगला है बायोंसी फोर्स। ये आपने पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज हम किसी चीज को दबाते हैं पानी के अंदर तो वो वापस एकदम फोर्स लगाती है, वो क्या है? बायोंसी फोर्स है। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स वो होता है जो दो लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगता है, वो क्या है? विस्कस फोर्स है। एडेसिव फोर्स क्या होता है? एडेसिव फोर्स वो होता है जो दो कागज को दोनों को चिपका दिया उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है? एटम्स के अंदर जो फोर्स वर्क करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके लिए बात करेंगे, वो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो चार्ज के बीच में लगता है वो इंटरमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक नाम लेते ही हमें चार्ज की बात याद आनी चाहिए, ग्रेविटेशन नाम लेते ही हमें मास की बात याद आनी चाहिए, न्यूक्लियर नाम लेते ही हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात याद आनी चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशन नाम लेते ही हमें मास की बात याद आनी चाहिए, न्यूक्लियर का नाम लेते ही हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नाम याद आना चाहिए, और थर्ड हमने बोला कि अगर फ्रिक्शन की बात करें तो भी हम क्या करेंगे? उसके रिएक्शन के लिए बात करेंगे। अब देखो, अब चीजें क्या थी कि फोर्स हमने लिख चुके हैं हम 9, तो साइंटिस्ट बोले 9 फोर्स को मेजर करना बहुत इम्पॉसिबल है, तो हम ऐसे करते हैं जो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे नेचर में और सबको कवर भी करते हैं, उन 4 फोर्स के हम नाम लिख देते हैं। फर्स्ट कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स।
सेकंड कौन सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड कौन सा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और फोर्थ कौन सा है वीक न्यूक्लियर। अब देखो चीजें, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, ये चीजें इसको रेज कर लो, इसको रेज कर। अब देखो मैंने बोला ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, वो फोर्स जिसका सोर्स क्या होगा, जिसका सोर्स क्या होगा मास होगा। मतलब किसी भी बॉडी में अगर मास है तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सेकंड एक्ट ऑन मास, मतलब किस पे काम करेगा, मास पे काम करेगा। नेचर अट्रैक्ट, मतलब अभी बात की थी चीजें ऊपर से नीचे गिरेंगी, चीजें ऊपर से नीचे गिरेंगी, किसके कारण गिरेंगी, अगर मास है तो ही गिरेंगी। तो मास, मास अट्रैक्शन, कितना भी चले जाओ ऊपर, ग्रेविटेशन के बाहर जाओगे तो ग्रेविटेशन वर्क नहीं करेगा, नहीं तो ग्रेविटेशन वर्क करेगा। हमारे लिए क्या बोलेंगे उसको, इनफाइनाइट बोलेंगे। हमारे लिए क्या बोलेंगे उसको, इनफाइनाइट बोलेंगे। वैसे रेडियस 6400 से ऊपर निकल जाओ तो ग्रेविटेशन वर्क नहीं करता, पर हम हमारे अर्थ की बात करेंगे तो उसके लिए क्या बोलेंगे, रेंज उसकी क्या है, इनफाइनाइट मानेंगे। अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये एक वीक फोर्स है, ये क्या है वीक फोर्स। इनके कंपैरिजन में ये क्या है, एक वीक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग ये क्या है, वीक फोर्स है। वापस देखेंगे सोर्स क्या है इसका, सोर्स इसका मास है, एक्ट ऑन क्या है मास है, नेचर क्या है अट्रैक्ट्स है, रेंज क्या है इनफाइनाइट है, और कंपैरेटिव क्या है वीक फोर्स है। वापस समझो, मास जिसपे होगा उस पे ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा, मतलब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नाम बोला था, इलेक्ट्रिक नाम आते ही चार्ज याद कर लेना, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो, जिसका सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज में उसका सोर्स होगा। जो जिसका सोर्स होगा वो उस पर एक्ट करेगा। एक्ट किस पे रहेगा, चार्ज पे ही करेगा। एक्ट किस पे करेगा, चार्ज पे करेगा। मतलब सोर्स क्या है, सोर्स भी चार्ज, एक्ट भी क्या है, चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पे, एक्ट किस पे, चार्ज पे। नेचर अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन तो समझ आ रहा है, रिपल्शन कैसे होगा सर, रिपल्शन ऐसे होगा अगर प्लस और प्लस है, प्लस प्लस का आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं जी। प्लस और माइनस क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर चार्ज प्लस प्लस हुआ तो क्या हो गया, रिपल्शन। प्लस माइनस हुआ क्या हो गया, अट्रैक्शन। ये चीज समझ आ गई। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस पे वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज पे वर्क करेगा। एक्ट ऑन चार्ज पे, नेचर अट्रैक्शन और रिपल्शन। प्लस प्लस होगा तो अट्रैक्शन रिपल्शन, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन। रेंज इनफाइनाइट, कितनी भी दूर रख लो तो क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स वर्क करेगा और क्या करेगा, इनफाइनाइट रेंज करेगा। कंपैरिजन, वेरी स्ट्रॉन्ग 10⁻27 टू द ग्रेविटेशनल पावर। 10 के अगर 27 जीरो लगाओ उतना जितना स्ट्रॉन्ग क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो इसलिए इसको वीक फोर्स बोला गया था। अभी रुको, अभी आगे एक और चीज आएगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब ये दोनों की जो क्वांटिटी है वो एक फोर्स के अंदर आती है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को क्या बोलेंगे, इसके दो पार्ट बोलेंगे। मतलब हम बोलेंगे एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में देखो पार्टिकल कौन से आएंगे, न्यूक्लियर। मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियर का नाम आते ही दो चीजें तीन चीजें याद रखना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या आएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीजें क्या करेंगी, एक्ट ऑन, मतलब इन पे एक्ट करेंगी। अब इन दोनों चीजों में डिफरेंस देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या फर्क है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा टाइटनेस से बंधा हो, वीक क्या होता है थोड़ा सा खुल रहा है, मतलब ये बहुत बंधा हुआ है, ये खुल रहा है, मतलब ये चीजें बहुत तेजी से बंधी हुई हैं और ये खुल रही हैं। मतलब इन चीजों में क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, या ये कम आउट, मतलब बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो जो चीजों के अंदर है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन है। सर अट्रैक्शन तो समझ आ रहा है, रिपल्शन कैसे होगा, ये लो जी रिपल्शन बताते हैं। इलेक्ट्रॉन ये रहा, प्रोटॉन ये रहा, प्रोटॉन ये रहा, न्यूट्रॉन ये रहा, न्यूट्रॉन ये रहा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्लस प्लस चार्ज है, मानो प्लस प्लस चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन।
और प्लस माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो समझ आई, अभी बताया था प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक न्यूक्लियॉन्स के बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं और बहुत प्रोटॉन होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और इनके दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। पर न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो इनको टूटने नहीं देगा और इसके बीच में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करके रखता है, मतलब स्थायित्व बना के रखता है। वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर। इसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, और कंपैरिजन करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट 10 टाइम्स देन इलेक्ट्रिक फोर्स, 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स से भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 10 गुना ज्यादा होता है। ये किसके अंदर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी बात की थी, अंदर की बात करो, इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी मैंने वीक के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, मतलब चीजें बाहर आना चाह रही है। एक तो बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ है, और एक बहुत खुलना चाह रहा है, ब्लास्ट होना चाह रहा है। तो क्या है, न्यूक्लियर पार्टिकल आफ्टर दे कम आउट, मतलब जो बाहर आना चाह रहे हैं वो क्या है, कम आउट, मतलब वो बाहर आना चाह रहे हैं, जो अपनी एनर्जी को रिलीज करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसकी रेंज क्या बोलेंगे, इसकी कंपैरिजन क्या बोलेंगे, वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो तो ऑब्वियसली बात है कि इससे वीक है तो इससे तो वीक रहेगा, तो इसमें क्या लिखा है, वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसलिए बोला था कि इसको वीक फोर्स क्यों बोलते हैं, ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इससे भी ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक फोर्स कवर करते हैं। तो हमने आज स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और हमारे नेचर में जितने फोर्स थे सभी फोर्स को हमने कवर किया, और जो हमारे 4 जो मेन फोर्स थे उनके बारे में हमने एक टेबल बनाई और उसके सोर्स, एक्ट, नेचर, रेंज एंड कंपैरिजन पढ़े, किसके रिगार्डिंग ही है। ये आपको टेबल थोड़ी सी रिमाइंड रखनी पड़ेगी, ताकि आगे वाले चैप्टरों में हम स्टार्टिंग में जो जो चीजें पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ग्रेविटेशन में मास की जरूरत है, इलेक्ट्रिक के लिए हमें चार्ज की जरूरत है, न्यूक्लियर के लिए हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरत है। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे लास्ट वाला लेक्चर पार्ट 1 इसका जरूर देखें, ताकि आपके फिजिक्स के बेसिक्स कवर हो सके। और सेकंड पार्ट में हम अब आगे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड जो भी चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे उसमें ये थोड़ा बहुत कवर करना पड़ेगा, ताकि आपको बेसिक्स का पता लगे। थैंक यू वेरी मच।